नमस्कार। कर्मबाई महाविद्यालय की इस 23वीं ज्योग्राफी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम अपवाह के बारे में पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र क्या है? कई बार हम अपवाह प्रतिरूप के बारे में पढ़ते हैं, कभी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या ये अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप एक ही चीज है क्या? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपवाह तंत्र और प्रतिरूप में पर्याप्त भिन्नता है, पर्याप्त अंतर है। अब ये अंतर क्या है? देखिए, जो अपवाह तंत्र है वो अपवाह तंत्र जननिक होता है और अपवाह प्रतिरूप वर्णनात्मक होता है, वर्णन किया जाता है उसका। और अपवाह प्रतिरूप क्षेत्र विशेष की ज्यामिति को दर्शाता है। यानी कि अपवाह तंत्र के अंदर हम जननिक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं कि नदियां और उनका जाल किसी भी स्थलखंड से निकल करके समीपवर्ती स्थलखंड पर बहते हुए ढाल के स्वरूप का पालन करते हुए आगे बढ़ती हैं नदियां, और आगे बढ़ते हुए शैलों की संरचना, भूगर्भिक इतिहास, शैलों का संगठन, शैलों का प्रकार, इन सब चीजों से प्रभावित होकर के एक ऐसा जटिल जाल का निर्माण करती हैं जिसको हम अपवाह तंत्र कहते हैं। जबकि अपवाह प्रतिरूप ये एक आकार से संबंधित एक ज्यामितीय वर्णन है। अपवाह प्रतिरूप के अंदर किसी वायुयान में बैठे हुए व्यक्ति द्वारा ऊपर से नीचे देखने पर सतह के ऊपर बहने वाली नदियों द्वारा एक स्वरूप निर्मित होता है, एक स्वरूप दिखाई देता है। वह स्वरूप कहलाता है प्रतिरूप। प्रतिरूप विभिन्न प्रकार का हो सकता है। प्रतिरूप रेखीय भी हो सकता है, चक्रीय भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है ना। बहुत सारे प्रतिरूप हैं। यानी कि नदियों के बहने का एक क्रम है कि वो उस क्रम में बहती हुई नदियां किसी वायुयान चालक को कैसे दिखाई देती हैं, वो कैसा स्वरूप बनाती हैं। जैसे नगरों के विकास के प्रतिरूप हम भूगोल विषय में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से नदियों के अपवाह प्रतिरूप के संबंध में भी हम भूगोल विषय में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये दोनों ही टर्म्स अपवाह तंत्र अपवाह तंत्र, एक्चुअली ये अपवाह तंत्र एक बड़ी टर्म में मैंने यूज की है। अपवाह तंत्र यानी पूरा समग्र, पूरा ड्रेनेज, पूरा अपवाह, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर मैंने इस अपवाह तंत्र को जननिक रूप में लिखा है, जननिक रूप में लिखा है। मैं अभी डिफाइन करूंगा इसको भी। तो अपवाह को अगर मैं इसको तंत्र पढ़ न छोड़ूं तो भी आप इसको समझिएगा कि मैं मान लीजिएगा तंत्र शब्द यहाँ से हटा देता हूँ, मैं केवल ड्रेनेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अन्यथा अपवाह तंत्र को बृहद संकल्पना के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है, और जिस संबंध में मैं यहाँ आपको अपवाह तंत्र के बारे में बता रहा हूँ उस परिप्रेक्ष्य में भी प्रयोग में लाते हैं। तो दूसरा जो इसका रूप है वो है
अपवाह प्रतिरूप। ये जननिक होता है और ये कैसा होता है? वर्णनात्मक। वर्णनात्मक रूप। अब इसमें अंतर क्या है दोनों में? जननिक का मतलब है कि कोई अपवाह जब जन्म लेता है तो उसकी जो जमीन है, जिस जमीन के ऊपर अपवाह होता है, नदियां जिस जमीन पर बहती हैं, उनकी चट्टानी संगठन कैसा है? आंतरिक संरचनाएं कैसी हैं? आंतरिक संरचनाएं कैसी हैं? जिस क्षेत्र पर नदी बहती है वहां का भूगर्भिक इतिहास कैसा है और धरातल का स्वभाव कैसा है? धरातल का स्वभाव कैसा है? और इसके अलावा महत्वपूर्ण चट्टानों का प्रकार कौन सा है? इन सब चीजों का अध्ययन हम जननिक रूप में करते हैं। अब वर्णनात्मक रूप की बात करें तो वर्णनात्मक रूप में जो नदियां किसी क्षेत्र में बह रही हैं वो किस ज्यामितीय स्वरूप में बहती हैं, यानी कि नदियां आकार कैसा निर्मित करती हैं, यानी कि उनका स्वरूप क्या है, यानी कि बहाव तंत्र की आकृति क्या है। इन सब चीजों को अपवाह प्रतिरूप में सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए, अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप में मैं आपको अंतर यहां पर एक बताता हूं छोटे से डायग्राम के माध्यम से। देखिए, कोई बड़ी नदी है, ये मान के चलिएगा कोई बड़ी नदी है और इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो इसमें आकर के चारों तरफ से मिलती है और इनकी भी सहायक नदियां हैं, इनकी भी सहायक नदियां हैं। इस प्रकार से ये नदियां जो है इसमें आकर के मिलती है। इस प्रकार से तो अब इसमें अपवाह तंत्र कहाँ है और अपवाह प्रतिरूप कहाँ है, ये दोनों चीजें इसमें कहाँ पर है? ये मुख्य नदी है, मान के चलिए कहीं से आपकी। तो अपवाह तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा इसका स्वरूप है जिसमें किसी क्षेत्र पर, जिस क्षेत्र पर ये नदी बह रही है उस क्षेत्र की चट्टानों का संगठन कैसा है, कौन कौन से तत्व ज्यादा हैं, सिलिका की मात्रा ज्यादा है, कठोर चट्टान है या मुलायम चट्टान है। दूसरा, आंतरिक संरचना कैसी है। तीसरा, भूगर्भिक इतिहास कैसा है, कौन से कालक्रम में इनका निर्माण हुआ है ना। चौथा, धरातल का स्वभाव कैसा है, कठोर स्वभाव है या मुलायम स्वभाव है। अगला, चट्टानों का प्रकार कौन सा है, चट्टानें आग्नेय हैं, अवसादी हैं या रूपांतरित हैं। इन सब चीजों का अध्ययन इस क्षेत्र के अंदर किया जाएगा और ये नदियां एक ऐसा जाल निर्मित कर देती हैं, जाल निर्मित कर लेती हैं जो एक तंत्र के रूप में रहता है। तो यह कहलाता है अपवाह तंत्र, एक बहने की व्यवस्था। आंतरिक संरचना का क्या प्रभाव है, चट्टानों के संगठन का क्या प्रभाव है ना। ये सब चीजें मिलकर के किस चीज का निर्माण करती है, एक अपवाह तंत्र का। एक मुख्य नदी में बहुत सारी सहायक नदी है और उसमें वो मिलती जाती है ना। अच्छा, अब अपवाह प्रतिरूप का
क्या मतलब होता है? अपवाह प्रतिरूप का मतलब होता है कि ये जो तंत्र विकसित हुआ है, ये तंत्र जो विकसित हुआ है, जो दिखाई दे रहा है, इस तंत्र का स्वरूप कैसा है, देखने में कैसा लगता है, यानी कि देखने में कैसा, ये समझिए आप, देखने में कैसा, तो अभी कैसा दिखाई दे रहा है आपको ये तंत्र? ऐसा लग रहा है जैसे कोई वृक्ष है, तो वृक्ष स्वरूप, इसका आकार कैसा है? वृक्ष स्वरूप, ज्यामिति कैसी है? वृक्ष के समान, ठीक है। बहाव तंत्र की आकृति कैसी है? ये पूरा तंत्र जो बहाव क्षेत्र जो है, इसकी आकृति कैसी बन गई है? नदियों ने कैसी आकृति बना दी है? वृक्ष के समान, है ना। देखने में कैसी है आकृति? वृक्ष के समान। तो आप अपवाह तंत्र में और अपवाह प्रतिरूप में यहाँ भेद करना जान गए होंगे कि अपवाह तंत्र तो एक जननिक प्रक्रिया है। अपवाह तंत्र एक जननिक प्रक्रिया है। नदियों की उत्पत्ति से प्रारंभ होती है, किन कारणों से उत्पत्ति हुई और चट्टानों पर बहती है नदियां, तो ये सारी चीजें शामिल होती हैं। जबकि अपवाह प्रतिरूप के अंदर हम क्या शामिल करते हैं? अपवाह प्रतिरूप में हम केवल जो चट्टानें निर्मित हैं उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, उनके आकार का वर्णन करते हैं। तो आप समझ गए होंगे अपवाह को अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप में बांटा गया है, और इस अपवाह को भी अपवाह तंत्र में ब्रॉड रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है, अपवाह तंत्र के रूप में। तो ये आप जो है समझ गए होंगे अपवाह तंत्र क्या चीज है और अपवाह प्रतिरूप क्या है। इस अपवाह के द्वारा आप दोनों टर्म्स को समझ गए। तो ये जो जननिक रूप है, ये जननिक रूप का संबंध किससे है? चट्टानों की उत्पत्ति, चट्टानों की उत्पत्ति तथा समय से। इसका संबंध किससे है? चट्टानों की उत्पत्ति तथा समय से। जबकि वर्णनात्मक उपागम का संबंध किससे है? यानी कि अपवाह को अध्ययन करने के लिए तो इनको उपागम भी कह सकते हैं। एक अपवाह तंत्र उपागम और एक अपवाह प्रतिरूप उपागम, ऐसे भी अध्ययन कर सकते हैं आप इसको। या अपवाह को उत्पत्ति तथा समय के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं आप। और दूसरा उत्पत्ति तथा समय के विपरीत यहाँ पर क्या टर्म समझ में आएंगे? ज्यामितीय और स्थानीय। मैं याद देता हूँ, ज्यामितीय और स्थानीय स्वरूप, आप ऐसे समझिए। यानी कि अपवाह तंत्र उत्पत्ति और समय से संबंधित है और अपवाह प्रतिरूप किससे संबंधित है? ज्यामिति और स्वरूप से। और स्वरूप कैसा? स्थानीय। तो अब अपवाह के दो उपागम हम कह सकते हैं, इसके अध्ययन के दो उपागम, अध्ययन हेतु दो उपागम अपवाह के कौन कौन से? एक जननिक और एक वर्णनात्मक। ये दो उपागम हो गए। जननिक क्या है? अपवाह तंत्र, और वर्णनात्मक क्या है? अपवाह प्रतिरूप। तो ये विस्तार से आपको मैंने अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप में भेद बताने का प्रयास किया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बातें फिर मैं और बताता हूँ आपको। आज हम अपवाह तंत्र पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अपवाह तंत्र में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे अपवाह तंत्र के रूप में। हम ये अपवाह तंत्र को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपवाह प्रतिरूप को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके समझ में आ गए होंगे। अपवाह प्रतिरूप जो है वो वर्णनात्मक अध्ययन के आधार पर पढ़ा जाता है, और जो अपवाह तंत्र है वो जननिक आधार पर पढ़ा जाता है। तो हमारा जो इन दोनों में से आज का हमारे टॉपिक हम शामिल करते हैं उसको अपवाह तंत्र।
और अपवाह तंत्र के दो वर्ग होते हैं, इसको दो वर्गों में बांटा गया है। अपवाह तंत्र को दो वर्गों में बांटा गया है। अब ये दो वर्ग कौन कौन से हैं? अपवाह तंत्र आप समझ गए ना, धरातल पर जो चट्टानी संरचना है या चट्टानी आधार है उस पर चट्टानें कितना घिसती हैं और कैसा अपने आप को एक तंत्र में विकसित कर पाती हैं। तो देखिए, अपवाह तंत्र के दो वर्ग हैं। पहला वर्ग, एक वो सरिताएं हैं जो क्रमवर्ती सरिताएं कहलाती हैं। क्रमवर्ती सरिताएं, सरिताएं का मतलब नदी। और एक वो है जो अक्रमवर्ती सरिताएं कहलाती हैं। सरिताओं का मतलब नदी है, ठीक है। क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती, तो जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि क्रमवर्ती का मतलब क्या है, यानी कि जो किसी क्रम में बहेगी, और अक्रमवर्ती का मतलब जो किसी क्रम के विपरीत बहेगी। ये क्रम क्या है? ये क्रम है ढाल, क्षेत्रीय ढाल या प्रादेशिक ढाल, है ना। तो ढाल के अनुरूप बहाव, इसका मतलब है ये ढाल के अनुरूप बहाव। और इसका क्या मतलब है? ढाल के विपरीत बहाव। अब अनुरूप बहाव और विपरीत बहाव, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये कोई क्षेत्र है और इसका जो ढाल है वो उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण है। इस क्षेत्र का जो क्षेत्र ढाल है वो उत्तर से दक्षिण है। तो नदी कैसे बहेगी? नदी कैसे बहेगी? ढाल के अनुरूप बहेगी, यानी कि नदी इस प्रकार से बहेगी, ऐसे करके। तो ये क्या है? ये क्रमवर्ती सरिता है। और अक्रमवर्ती का मतलब क्या कि ढाल के विपरीत बहेगी क्या? बिल्कुल। एक नदी मान लीजिएगा, ये दूसरी है, इसका जो बहाव है वो उत्तर की ओर है, जबकि ढाल, धरातल का ढाल इधर है और इस नदी का ढाल उत्तर की ओर है। तो ये नदी कहलाएगी अक्रमवर्ती। तो ऐसा कैसे संभव है कि ढाल के विपरीत पानी ऊपर की तरफ थोड़ी चढ़ेगा? इसके संबंध में भी संकल्पना यह है कि प्रारंभ में जब स्टार्ट थी, नदियों का जब स्टार्ट था, यानी कोई नदी आज बह रही है जो अक्रमवर्ती है, तो प्राचीन समय में ये नदी ढाल के अनुसार ही बह रही थी, ढाल के हिसाब से ही बह रही थी। देखिए इस प्रकार से ये ढाल पहले उत्तर की ओर था और नदी जो है उत्तर की ओर बह रही थी, ढाल भी उधर था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये समीपवर्ती भूमि जो है उठने लगती है, इसका उठाव होने लगता है, और उठाव होने लगता है तो समीपवर्ती भूमि ऊपर उठने लगती है। नदी अपनी घाटी को गहरा करती जाती है। जिधर नदी का वेग था, जिस दिशा में वेग था, जरा सा उत्थान होने पर नदी अपर्दन की क्रिया और करने लगती है, यानी कि नदी की घाटी में लंबवत अपर्दन और ज्यादा होने लगता है। जैसे उत्थान हुआ, लंबवत अपर्दन के अंतर्गत नदी अपनी घाटी को गहरा करना प्रारंभ कर देती है। तो ये उत्थान होता जा रहा है, उत्थान होता जा रहा है, और ढाल इधर की ओर विकसित होता जा रहा है, यानी नीचे की ओर। ये ढाल नीचे की ओर विकसित हो रहा है, ठीक है, ढाल नीचे की ओर विकसित हो रहा है, लेकिन नदी अपनी घाटी को काट करके वापस उसको गहरा कर देती है। तो समीपवर्ती क्षेत्र बहुत ऊपर उठ जाएगा और उसका ढाल इधर की तरफ रहेगा, दक्षिण की ओर। लेकिन नदी क्योंकि पूर्ववर्ती नदी है, पहले ही इसका विकास हो गया था, तो इसलिए इस नदी का जो प्रवाह है वो उत्तर की ओर ही बना रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के ढाल का अनुसरण नहीं कर रही है नदी। नदी अपनी घाटी को गहरा करके उसने नदी का ढाल जो है
धरातलीय ढाल के विपरीत दिशा में कर लिया है। तो इस प्रकार से अक्रमवर्ती सरिताएं आप समझ गए होंगे। क्रमवर्ती सरिताओं के अंदर कौन कौन सी सरिताएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, अनुवर्ती अपवाह होता है पहला, दूसरा परवर्ती अपवाह होता है, तीसरा प्रति अनुवर्ती प्रवाह होता है, प्रति अनुवर्ती, और चौथा नवानुवर्ती अपवाह होता है। तो इसमें ये 4 अपवाह आते हैं। और इधर हम बात करें, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये आपको समझाने के लिए था। इसके भी 2 प्रकार हैं। पहला पूर्ववर्ती अपवाह और दूसरा आध्यारोपित अपवाह। तो देखिए, इनको थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। यहां पर इनको थोड़ा मिटा देता हूं मैं, यहां से जगह हो जाएगी, फिर मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये ढाल के अनुरूप और ये ढाल के विपरीत भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान में रखना। अब अनुवर्ती, परवर्ती, प्रति अनुवर्ती और ये नवानुवर्ती अपवाह, ये क्या चीज है, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अपवाह के साथ परवर्ती अपवाह और प्रति अनुवर्ती अपवाह और ये नवानुवर्ती। देखिए, अनुवर्ती अपवाह का तात्पर्य है किसी क्षेत्र में सबसे पहले धरातल का जब उत्थान होता है तो उस क्षेत्र में सबसे पहले जो नदी बहती है, यानी मुख्य नदी, वो ढाल के अनुरूप बहती है और उसको कहते हैं अनुवर्ती अपवाह की नदी। अब जैसे कोई नदी ये है, ढाल उत्तर से पश्चिम की ओर, नदी ऐसे बहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर नदी बह रही है। तो देखिए, इसको हम कैसे समझेंगे, इसको अपन कैसे समझेंगे कि उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, यानी कि ढाल के अनुरूप अनुवर्ती ढाल के साथ बह रही है, तो इसलिए इसको अनुवर्ती कहेंगे। और ये बिल्कुल सीधी सीधी नदी चलती है, और ये नदी कैसी है, प्रारंभिक नदी है, प्रारंभिक नदी है, ये प्रारंभिक नदी है, या इसको आप मुख्य नदी भी कह सकते हैं। ये सबसे पहले चलती है, ढाल के हिसाब से बह रही है, लेकिन इस नदी के साथ एक नदी समकोण पर आकर के मिलती है, एक नदी समकोण पर आकर के मिलती है, इस नदी से समकोण पर आकर के मिलती है पार्श्ववर्ती अपनति से। ये नदी अविनति के अंदर बह रही है, पर्वत होते हैं, देखिए इस प्रकार से ये पर्वत होते हैं, तो ये वाला हिस्सा अपनति है, अपनति, और ये अविनति है। तो अविनति के अंदर कौन सी नदी बहती है, ये वाली 2 पहाड़ियों के बीच में जो घाटी है। अच्छा, और ये पार्श्ववर्ती जो नदी है, ये क्या करती है, ये समीपवर्ती पहाड़ी से, ये तो नदी सीधी ऐसे चल रही है, इस घाटी में बहकर के ऐसे जा रही है आगे, जबकि किनारे से जल विभाजक से निकल करके पार्श्व से एक नदी निकलती है, उसको परवर्ती नदी कह देते हैं। तो ये नदी कौन सी हो गई, दूसरी वाली परवर्ती नदी हो गई। अब प्रति अनुवर्ती नदी कौन सी है, प्रति का मतलब होता है विपरीत, अनुवर्ती के विपरीत, अनुवर्ती और इसके विपरीत, क्या इसकी उल्टी दिशा में बहेगी क्या वो,
जी बिल्कुल। तो जब उल्टी दिशा में बहेगी तो ये नदी इस परवर्ती नदी में जाकर के मिल जाती है इस प्रकार से। और इसकी दिशा कैसी है? उत्तर की ओर है, उल्टी है, जबकि ढाल इधर है और ये उत्तर की ओर बह रही है। सामान्यतः देखा जाए तो ये अक्रमवर्ती सरिता के रूप में बह रही है, यहाँ अक्रमवर्ती सरिता के रूप में बह रही है, लेकिन क्योंकि ये परवर्ती सरिता में मिल रही है और इसी तंत्र का एक भाग है, इसीलिए इसको क्रमवर्ती सरिता में शामिल किया जाता है। क्योंकि भले ही इस नदी का जल विपरीत दिशा में जा रहा है, लेकिन इस परवर्ती नदी के माध्यम से अनुवर्ती नदी के साथ जल आगे बढ़ता है, यानी कि फाइनली जो इस प्रति अनुवर्ती नदी का अपवाह है वो अनुवर्ती नदी के साथ ही होगा। ये छोटी नदियां होती हैं, छोटे क्षेत्र में बहती हैं, स्थानीय ढाल जो है अलग हो जाता है, पर्वत उठ गया बीच में, लेकिन अपवाह तंत्र तो बहुत लंबे क्षेत्र का है, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रति अनुवर्ती नदी है। अब एक नदी नवानुवर्ती नदी, नवानुवर्ती जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, नवानु का मतलब नई, नवीन है ना। तो नई नदी कोई निकलती है, यानी कि स्थल खंड में, इसी स्थल खंड में किसी नदी का दोबारा से नई नदी का जन्म होता है, नई धारा जन्म लेती है। मान लो ये कोई नई नदी है, ये नई नदी है और ये नदी की विशेषता क्या है कि ये बिल्कुल नई नदी होती है, नई नदी होती है। और ये कैसी है? ये पुरानी नदी है, जैसा कि यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अनुवर्ती नदी कैसी है? मुख्य नदी और प्रारंभिक नदी है ये। जबकि ये जो नवानुवर्ती नदी है ये बहुत बाद में विकसित होती है, बहुत समय के बाद में, इसके बहुत बाद में इसका जन्म होता है। हालांकि इसका जो प्रवाह है वो क्रमवर्ती है, यानी दक्षिण की ओर ही ये भी बहती है, लेकिन इस नदी के ये कैसी रहती है? समानांतर रहती है, यानी कि समानांतर बहती हुई दक्षिण की ओर आती है। और इसी नदी का कई बार ये मुख्य नदी अपहरण कर लेती है। नदी अपहरण की जो घटनाएं होती हैं वो इसी प्रकार से अनुवर्ती नदी और नवानुवर्ती नदी के बीच होती है। नदी अपरदन की घटना, सॉरी अपहरण, नदी अपरदन नहीं, अपहरण, नदी कैप्चर, अपरदन नहीं, नदी अपहरण की घटना जो है अनुवर्ती और नवानुवर्ती नदियों के बीच में ज्यादातर होती है। क्योंकि अगर ये लंबवत अपरदन करती है तो अपने शीर्ष अपरदन करेगी, अपने शीर्ष को काटेगी, और पार्श्ववर्ती अपरदन करेगी तो इन दोनों नदियों के बीच में जो जल विभाजक है उसको काट करके इसका पानी इधर ले लेगी, है ना। ये मैं विस्तार से बताऊंगा नदी अपहरण की घटना, ठीक है, बताऊंगा मैं इसी वीडियो में, बाद में बताऊंगा, पहले ये कर देता हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो आप समझ गए होंगे कि अनुवर्ती अपवाह कौन सा है? जो ढाल के अनुरूप नदी बहती है। परवर्ती कौन सा है? जो मुख्य नदी में आकर के समकोण पर नदी मिलती है, समकोण पर नदी मिलती है। तो ये समकोण पर मिलने वाली नदी कौन सी है? परवर्ती नदी है। और इस परवर्ती नदी में एक नदी ढाल के विपरीत बहती हुई मिल जाती है, वो भी समकोण पर मिलती है इस नदी के सापेक्ष, तो वो कहलाती है प्रत्यनुवर्ती। और नई नदी जन्म ले लेती है कोई उसी क्षेत्र में अनुवर्ती नदी के जैसे ही, तो वो कहलाती है नवानुवर्ती। अब इधर आते हैं पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, आप इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है उसमें मान लीजिएगा किसी क्षेत्र का ढाल, ये कोई क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र का ढाल कहां पर है? इस क्षेत्र का ढाल दक्षिण की ओर है और इसमें एक नदी बहती है, नदी बहती है, और नदी का ढाल कहां है? उत्तर की
ओर, नदी का ढाल उत्तर की ओर, और ये जो धरातल है, धरातल का ढाल कैसा है? दक्षिण की ओर। तो इस प्रकार की नदी को जो ढाल के विपरीत बहती है उसको कहते हैं पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब ये पहले से ही बहती है उधर, ये नदी पहले से ही उत्तर की ओर बहती है, लेकिन धरातल में भूगर्भिक हलचल के कारण उत्थान हो जाता है। अब उत्थान होता रहता है, नदी अपनी घाटी को गहरा करती जाती है और विपरीत दिशा में बहती जाती है। जैसे भारत में नर्मदा नदी है ना। तो पूर्ववर्ती नदी आप समझ गए। अब आद्यारोपित नदी की बात करते हैं हम। तो देखिए आद्यारोपित नदी में भी एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको। ये मान के चलिएगा ये धरातलीय चट्टानें हैं। एक सतह ये है, एक परत ये है, एक परत ये है, यानी कि अलग अलग संरचना की ये चट्टानें हैं, कठोर मुलायम इस प्रकार से। ठीक है। अब इसके ऊपर कोई नदी बहती है, यहाँ पर ऊपर नदी बहती है। अब नदी जब बहेगी तो इस ऊपर की चट्टान को काट देगी नदी, वी शेप में काट देगी, इस प्रकार से काट देगी वी शेप में। जबकि नीचे की चट्टान जो है ये कठोर है, ये मुलायम है, ये कठोर है, ये मुलायम है। और मुलायम चट्टान को काट करके जो घाटी निर्मित कर देगी कोई नदी, उसकी ऊपरी सतह को हटाने के बाद नीचे की सतह, ऊपर की सतह को हटाने के बाद नीचे की सतह को भी उसी ढांचे में काटेगी। देखिए ये नीचे की जो चट्टान है ना, ये इसको यहां से कटना पड़ेगा क्योंकि ऊपर ये शेप ये बनी हुई है, और इसी के नीचे फिर इसको भी कटना पड़ेगा, इसके नीचे फिर इसको भी कटना पड़ेगा। तो इस प्रकार एक सतह के ऊपर जो नदी बहती थी, जिस स्वरूप में नदी बहती थी, उसी सतह के नीचे वाली कठोर सतह पर भी उसी स्वरूप का अनुसरण करते हुए नदी वैसे ही गहरी करती है उस घाटी को भी। अगर ये सतह ऊपर होती कहीं तो नदी उसको इस प्रकार से नहीं काट पाती, लेकिन क्योंकि ऊपर ये संरचना विकसित कर ली नदी ने, तो उसके नीचे वाली सतह में भी ऐसे ही संरचना विकसित होगी, यानी कि नदी का ऊपरी सतह से निचली सतह पर अध्यारोपण हो जाएगा, इंपोजिशन हो जाएगा, इंपोज्ड हो जाएगी ऊपर की नदी, ऊपर की सतह वाली नदी निचली सतह में भी। तो इसको कहते हैं अध्यारोपित अपवाह। ऐसे समझिएगा कि ऊपर की सतह को काटती है नदी, और जैसे ही घाटी विकसित कर लेगी ऊपरी सतह पर, तो निचली सतह पर जब दोबारा पहुंचेगी काटने के लिए, तो जो ऊपर से स्वरूप विकसित हुआ है वही स्वरूप नीचे विकसित होगा, है ना। क्योंकि ऊपर जो घाटी विकसित हुई है उसमें जो नदी की जो धारा है, जो वेग है, वही उसको उसी जगह पे काटेगी, यानी कि ऊपरी सतह पर जो निर्मित हुआ है उसका जबरदस्ती अध्यारोपण नीचे की सतह पर भी हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं इसको अध्यारोपित अपवाह। और ये भी ढाल के विपरीत होता है। देखिए कैसे, धरातल का ढाल कैसा है? उत्तर की ओर, और नदी का ढाल कैसा है? दक्षिण की ओर। नदी दक्षिण की ओर बह के आ रही है, ठीक है, समझ गए होंगे आप इस बात को। तो इस प्रकार से ये दो मैंने क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती संरचनाओं के बारे में आपको बताया। अब इसमें ये जो अनुवर्ती संरचना है ये क्या करती है? ये समुद्र के क्षेत्र के आसपास ज्यादा बहती है, समुद्र के क्षेत्र के आसपास, क्योंकि सीधी सीधी ढाल के अनुरूप सीधी सीधी बहती है, ठीक है, सीधी सीधी बहती है। और इस क्योंकि ढाल के अनुरूप बहती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? नती सरता भी कहते हैं, नती सरता भी कहते हैं, नती सरता भी कह देते हैं। अनुवर्ती सरता को नती सरता के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, और इसके जो उदाहरण हैं, गंगा है, यमुना है, ये नदियां इसके उदाहरण है अनुवर्ती सरता के। परवर्ती सरता की बात करें तो परवर्ती सरता क्या करती है?
इससे समकोण पर मिलती हैं नदी सतह से, और समकोण पर मिलती हैं, यानी कि गंगा यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी नदियां हैं? जैसे आप समझिएगा कि चंबल नदी है, चंबल यमुना की सहायक है, तो वो कैसी सतह है? परवर्ती सतह। अब है प्रत्यनुवर्ती। प्रत्यनुवर्ती विपरीत दिशा में आकर के मिलती है, तो विपरीत दिशा में आकर के मिलती है तो कई नदियां जो है शिवालिक श्रेणी में है, ऐसी शिवालिक श्रेणी में ऐसी नदियां कई हैं जो गंगा नदी की सहायक नदी की भी सहायक नदी बन जाती है। क्षेत्रीय ढाल होता है, जगह जगह पर पर्वतों का स्थान हो गया तो क्षेत्रीय स्थानीय ढाल के अनुरूप ये नदी वैसे ही तो ये शिवालिक क्षेत्र में पाई जाती है। और नवानुवर्ती नदी जो है, ये नवानुवर्ती नदी का उद्गम बाद में होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये चीजों को ध्यान रखेंगे। अब पूर्ववर्ती नदी की बात करें अपन, तो पूर्ववर्ती नदी जो है जब किसी क्षेत्र का उत्थान हुआ है तो उत्थान से पहले बहती थी, तो उत्थान से पहले बहती थी तभी तो अपनी घाटी को इतना गहरा कर देती है, उत्थान से पहले बहती थी, है ना। और उत्थान होने पर नदी अपनी दिशा में बहती रहती है, तो नदी का ढाल उधर की तरफ रहता है, जबकि जमीन का ढाल, क्षेत्र का या स्थान का या धरातल का ढाल दूसरी तरफ रहता है। और अध्यात्मोपित जो अपवाद तंत्र है, ये ऊपरी शैल जो है, यानी कि ऊपरी सतह और ये निचली सतह, ऊपरी सतह और निचली सतह के अंतर्गत एक अंतर संबंध है, जो ऊपरी सतह पर स्था करके निर्मित होगी वही नीचे निर्मित होगी। तो इस प्रकार से ये अपवाद तंत्र है। अब हम गंगा नदी का अपवाद तंत्र, तो गंगा नदी का अपवाद तंत्र हम देखते हैं तो कौन कौन सी नदी किधर से उसमें आकर के मिलती है, तो वो उसका अपवाद तंत्र है। यानी गंगा की कौन सी नदी क्रमवर्ती है और कौन सी अक्रमवर्ती है। अगर क्रमवर्ती है तो अनुवर्ती कौन सी है, परवर्ती नदी कौन सी है ना, और प्रत्यनुवर्ती कौन सी है, नवानुवर्ती कौन सी है। तो इस प्रकार से ये चीजों का अध्ययन हम जब करते हैं तो उसको कहते हैं तंत्र। तो गंगा नदी का तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र, नील नदी तंत्र, है ना, विश्व की विभिन्न नदियां हैं, अमेजन नदी तंत्र। तो ये तंत्र वर्ण जो हम लाते हैं वो इस प्रकार की व्यवस्था के लिए लेकर के आते हैं किसी भी नदी के लिए, ठीक है। और जो मुख्य नदी है, जैसे गंगा नदी तंत्र की बात कर रहे हैं, तो मुख्य नदी गंगा है तो वो नदी जो है अनुवर्ती होगी। तो यहाँ पर मैं इनको नंबर दे देता हूं, पहला नंबर अनुवर्ती, दूसरा नंबर परवर्ती, तीसरा नंबर प्रत्यनुवर्ती और चौथा नंबर नवानुवर्ती। ऐसे ही यहाँ पर मैं नंबर दे देता हूं, ये पूर्ववर्ती और ये आद्यारूप है। तो इस प्रकार से ये आपके समझ में आ गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। बहुत कंफ्यूजन होता है इनमें, अनुवर्ती, प्रतिवर्ती, प्रत्यनुवर्ती इनमें, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। अब मैं एक नदी अपहरण के बारे में मैंने आपसे बताया था, अभी के मैं क्लास के बाद बताऊंगा तो नदी अपहरण के बारे में और आपको बता देता हूं। नदी अपहरण क्या है? किडनैप, लोग किडनैप कर लेते हैं ना लोगों को के साथ, बदमाश जो होते हैं वो किडनैप कर लेते हैं, उसके बदले में फिरौती मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, अपहरण कर लेते हैं। तो क्या ये वही अपहरण है क्या? जी बिल्कुल, ये वही अपहरण है, ठीक है। तो देखिए नदी का अपहरण कैसे हो जाता है इसके बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। नदी अपहरण की घटना, नदी अपहरण। तो देखिए नदी अपहरण जो है वो एक्चुअली दो प्रकार से होता है। एक क्षैतिज अपहरण के माध्यम से
और एक लंबवत अपरदन के माध्यम से। देखिए मतलब क्या हुआ इसका, जब कोई नदी बहती है किसी क्षेत्र में तो नदी क्या करेगी, नदी गहराई में काटेगी, या तो नदी गहराई में काटेगी या नदी किनारों पर काटेगी। बहती हुई नदी या तो नीचे की तली को काटेगी या किनारों में काटेगी, पार्श्ववर्ती किनारों पर क्षैतिज अपरदन करेगी या जमीन को नीचे से काटेगी घाटी को तो लंबवत अपरदन। यानी कि ये कोई नदी बह रही है, अगर ये नीचे काटेगी, यहाँ पर तली को काटेगी, अपनी घाटी को गहराई में काटेगी, गहराई में काटेगी तो क्या है, लंबवत अपरदन है। और यदि नदी किनारों को काटेगी, जल का आयतन बहुत बढ़ जाएगा, किनारों को काट करके घाटी को चौड़ा करेगी, घाटी को पहले से ज्यादा चौड़ा करेगी, तो इस प्रकार का जो अपरदन कहलाता है वो कहलाता है क्षैतिज अपरदन। तो इन दोनों क्रियाओं के द्वारा नदी जो है अपरदन करती है। देखिए कैसे, पहले मैं क्षैतिज अपरदन की बात कर लेता हूँ, फिर लंबवत अपरदन की करता हूँ। एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो क्षैतिज अपरदन है ये नदियों के प्रौढ़ावस्था में होता है। ये कब होता है, नदी के प्रौढ़ावस्था में, नदी की प्रौढ़ावस्था में। और ये लंबवत अपरदन कब होता है, नदी की तरुणावस्था में, है ना। जब नदी पर्वतों से निकलती है, पर्वतों से निकलती है तो वो जवान होती है, बहुत तेज वेग के साथ में, ढाल बहुत खड़ा होता है तो तेज वेग के साथ निकलती है। तो वो क्या करती है, तरुणावस्था में, युवावस्था में तो घाटी को गहराई से काटेगी, है ना। तो इसलिए नदी तरुणावस्था में लंबवत अपरदन करती है। और जब प्रौढ़ावस्था में आती है, यानी कि जब पहाड़ों से निकल करके मैदानी क्षेत्रों में नदी प्रवेश करती है तो ढाल तो कम हो जाता है, तो नदी में वेग तो उतना रहता नहीं है, तो नदी का पानी जो है किनारों पर फैलता है और किनारों पर जो है साथ लाए हुए अवसादों के माध्यम से अपरदन करती है, तो नदी की घाटी चौड़ी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इन दोनों माध्यम से नदी अपरदन का क्या संबंध है मैं ये आपको यहाँ बताता हूँ। तो लंबवत अपरदन के माध्यम से समझ लेते हैं। मान के चलिएगा ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है और ये उद्गम है किसी नदी, कोई मुख्य नदी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई आपको अनुवर्ती नदी, कोई अनुवर्ती नदी है और कुछ समय बाद एक नई नदी विकसित हो जाती है जिसको नवानुवर्ती नदी के रूप में हमने जाना है। इस प्रकार से जो ये पूर्व पहले वाली नदी है, पहले विकसित हुई थी, ये नदी बाद में विकसित हुई है, तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर अनुवर्ती नदी, और इसको लिख देता हूं नवानुवर्ती नदी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, अगर याद नहीं रह रहा हो तो वीडियो को वापस बैक करके देख लीजिएगा। तो नवानुवर्ती नदी जो है ये बाद में विकसित हुई है, पहले ये विकसित हुई है। अब क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र पर ढाल अधिक है, ढाल कैसा है, अधिक है, यहाँ कहता हूं मैं ढाल अधिक है। तो ढाल अधिक होने के कारण नदी कैसा अपरदन करेगी, लंबवत, यानी घाटी में जो है विस्तार करेगी। और जब लंबवत अपरदन होगा तो लंबवत अपरदन किस में बदल जाएगा, शीर्ष अपरदन में। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, ये शीर्ष अपरदन में। अब ये शीर्ष अपरदन क्या है, शीर्ष कहाँ है, ये ऊपर की तरफ। तो नदी क्या करेगी, ऊपर की तरफ भी कटाव करेगी, पीछे की तरफ बढ़ती जाएगी, पीछे की तरफ बढ़ती जाएगी, पीछे की तरफ बढ़ती जाएगी। और क्या होगा कि कटाव कर करके ये बड़ी नदी है जिसमें जल जाता है, जिसका वेग जाता है, जिसकी घाटी गहरी है, वो नदी इस दूसरी नदी के जल को भी क्या करेगी, आत्मसात कर लेगी। और इसका जो पानी यहाँ जाता था वो पानी अब इधर जाना शुरू हो जाएगा, वो जल अब इधर जाना शुरू हो जाएगा। अब ये नदी क्या रह जाएगी, ये सूखी घाटी बन जाएगी,
सूखी घाटी बन जाएगी। सूखी घाटी का मतलब उसमें पानी नहीं है, सूखी है बिल्कुल, ठीक है। और ये जो नदी है इसका मतलब क्या है, अब इसमें जल जो है इस पर बढ़ जाता है और इसने क्या कर लिया, इस नदी का अपहरण कर लिया, इस नदी का अपहरण कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो अपहरण है वो कहलाता है लंबवत अपरदन या शीर्ष अपरदन भी इसको हम कह देते हैं, ठीक है। अब दूसरा है क्षैतिज अपरदन। अब क्षैतिज अपरदन को समझ लेते हैं कि मान के चलिएगा कि ये कोई नदी है जो पहले से बह रही है किसी क्षेत्र में, कोई नदी है जो पहले से बह रही है किसी क्षेत्र में, ठीक है। अच्छा, ये बहुत पीछे से नहीं से आ रही है। अब इसके साथ में एक नदी है, इसको भी कोई नाम दे देते हैं, इसको भी नवानुवर्ती कह देते हैं। ये नवानुवर्ती है यानी बाद में विकसित हुई है, और ये अनुवर्ती है जो सबसे पहले विकसित हुई थी। अनुवर्ती नदी है और ये वाली नवानुवर्ती नदी है। अब देखिए साहब कि अनुवर्ती नदी क्या करेगी, मैदानी क्षेत्रों में, कहां पर, मैदानी क्षेत्रों में, ये लिख दिया मैंने यहाँ, मैदानी क्षेत्रों में गहराई से तो अपरदन करेगी नहीं, वो किनारे से काटेगी। अब इस नदी ये किनारा जो है ना इसको जो है चौड़ा करेगी। ये बीच में क्या है, बीच में इन दोनों के बीच में क्या है, जल विभाजक है, जल विभाजक है इन दोनों के बीच में। बीच में एक ऊंची उठी हुई भूमि है, इधर का पानी इधर और इधर का पानी इधर रहता है। तो अब ये जल विभाजक को, क्योंकि पास में अपरदन हो रहा है, किनारे पर अपरदन हो रहा है, तो जल विभाजक को घिस देंगी ये नदियां। देखो ये नदी जो है किनारे से अपरदन कर देंगे, भाई इसकी घाटी को चौड़ा करती जाएगी, इसकी घाटी चौड़ी होती जाएगी, और फिर एकदम से क्या होगा, इसकी घाटी जो है इस तक पहुंच जाएगी और ये जल जो है इस पूरे क्षेत्र में बहने लगेगा। जल जो है इस पूरे क्षेत्र में बहने लगेगा और इसका पानी भी ले लेगा ये, इस प्रकार से। अब इस नदी का जो जल है, इस वाली नदी का जल जो है इधर ना जा करके इस नदी का जल इधर आ जाएगा और यहाँ पर बरसात जमा हो जाएंगे। तो यहाँ आप देखिए ये पानी इधर आ गया, इधर का पानी भी आ रहा है, तो नदी का जो आयतन है बहुत बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार का जो अपरदन है ये पार्श्विक अपरदन है। क्षैतिज अपरदन अपरदन कहलाता है पार्श्विक। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पार्श्विक अपरदन। तो इस प्रकार से नदी अपहरण की घटना ऐसे होती है, किनारे से काट करके दूसरी नदी का पानी ले आएगी नदी, या पीछे की तरफ बढ़ती जाएगी शीर्ष की तरफ और दूसरी नदी का पानी ले आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नदी अपहरण की घटना होती है। और इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, आवश्यक दशाएं क्या होनी चाहिए, आवश्यक दशाएं देखिए क्या क्या होनी चाहिए, यह आप समझ गए होंगे कि पार्श्विक अपरदन और लंबवत अपरदन, इन दोनों के माध्यम से ये नदी अपहरण की घटना होती है। तो इसके लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, जो दशाओं की बात कर लें अपन, दशाओं की बात कर लें अपन, तो दशाएं देखिए क्या है आवश्यक दशाएं। एक तो ढाल प्रवणता बहुत ज्यादा होना चाहिए, यानी कि तेज ढाल होनी चाहिए, ढाल बहुत तेज होना चाहिए। मूल रूप से जो नदी अपहरण की घटना होती है वो यही वाली होती है, लंबवत अपरदन द्वारा ही, शीर्ष अपरदन द्वारा 90% से 90% से ज्यादा अपरदन इस माध्यम से होती है। ये कम देखने को मिलता है। जब क्षारणशील बनने लगते हैं ना, है ना, जब मेंढर्स बनने लगते हैं, है ना, विसर्प बनने लगते हैं नदी में, तो ये क्षारणशील के रूप में भी रह जाती हैं ये नदियां, है ना। तो इस प्रकार से आप समझिएगा। तो ढाल प्रवणता अधिक होनी चाहिए, तब अपहरण की घटना ज्यादा होगी। दूसरा, नदी में जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए, जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए साहब, ठीक है। तीसरी क्या चीज होनी चाहिए कि घाटी की चौड़ाई कम होनी चाहिए। इसके लिए बता रहा हूं, है ना, घाटी की चौड़ाई कम होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इसके लिए कहूं तो घाटी की चौड़ाई अधिक होनी चाहिए। तो ये घाटी की चौड़ाई प्रभावित करती है इसके संदर्भ में भी और इसके संदर्भ में भी।
अच्छा, और जो चट्टाने हैं, ये चट्टानों को काट काट करके तो पीछे खिसक रही है यहाँ, या किनारे से चट्टानों को काट करके तो नदी गई थी उधर, है ना। तो शैलें कैसी होनी चाहिए? शैलें कैसी होनी चाहिए? कमजोर होनी चाहिए। शैलें कैसी होनी चाहिए? कमजोर होनी चाहिए। ठीक है, कमजोर चट्टानें होंगी तो वो घिसेंगी जल्दी। अच्छा, और अगली बात, जो मुख्य नदी है, जैसे ये मुख्य नदी है ये वाली, या जिस परफेक्ट में देखो ये मुख्य नदी है, मुख्य नदी की घाटी नीचे होनी चाहिए। जो नदी की घाटी नीचे होगी वो दूसरी नदी को कैप्चर करेगी। अगर इस नदी की घाटी नीचे है तो इसका पानी इधर आएगा ही नहीं, है ना। यानी मुख्य नदी की घाटी कैसे होनी चाहिए? गहरी होनी चाहिए, गहरी घाटी होनी चाहिए मुख्य नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से मुख्य नदी की घाटी गहरी होनी चाहिए। एक चीज और इसमें आपके जो इसमें जो अवसाद बहते हैं ना नदियों में, इनके साथ अवसाद बह करके आते हैं, तो अवसाद जो है, अवसाद का बोझ जो है, अवसाद का बोझ जो है बहुत अधिक ना हो। हालांकि अवसाद होना बहुत जरूरी है नदी में, अपरदन होने के माध्यम से होगा। अवसादों का बोझ ज्यादा होगा तो नदी जो है निक्षेपण करने लगेगी, है ना। तो अवसाद बहुत कम भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज्यादा भी होनी चाहिए, मध्यम स्थिति होनी चाहिए, तब अपरदन ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से ये दशाएं हैं नदी अपहरण की। ठीक है, और कई बार नदी आधार तल तक पहुंच जाती है। अब ये आधार तल क्या है? ये एक शब्द है नदी का आधार तल। नदी का आधार तल आपने कई बार सुना होगा। ये मैंने डेविस के अपरदन चक्र को बताया था कि नदियां जो है अपने आधार तल तक पहुंच जाती है, तब तक अपरदन करती रहती हैं। तो ये आधार तल क्या चीज है? आधार तल एक्चुअल में एक लिमिट है जल की गहराई तक काटने की, उसके नीचे जल काटता नहीं है। चाहे घाटी समुद्र तल से कितनी भी ऊंची हो, है ना, घाटी जो है नदी की घाटी समुद्र तल से कितनी भी ऊंची हो, फिर भी जल की जो धारा है उस घाटी को उससे ज्यादा गहरा नहीं काटेगी। हालांकि ये कहते हैं कि नदी घाटी कितनी गहरी हो सकती है, तो वो अधिकांश वो जहां तक समुद्र का तल है उतनी गहरी घाटी हो सकती है, उससे गहरी नहीं होगी। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही नदियों का आधार तल आ जाता है, उससे नीचे काटती नहीं है। उसका कारण क्या है कि जल जो बहने वाला जो जल है, उस बहने वाले जल के जो वेग है या उस जल का आयतन है, उसके द्वारा काटने की एक सीमा होती है निश्चित। जहां तक वेग का प्रभाव होगा, बल जहां तक लगेगा घाटी में, वहां तक काटेंगे। अब आप ऐसे समझिएगा कि पाइप लेकर के हम कहीं पर मिट्टी में पाइप रख दें, पाइप जो है मिट्टी में एकदम से रखते ही मिट्टी को घोलना शुरू कर देगा, पानी का पाइप में से पानी निकल रहा हो तो पानी जो है मिट्टी को घोलना शुरू कर देगा, और जहां पाइप का पानी गिर रहा है वो मिट्टी गंदी होने लगेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद आप ये देखेंगे कि जहां पानी गिर रहा था वहां तो पानी एकदम साफ हो गया, उस जल की धारा ने गड्ढा कर दिया जमीन में और वो पानी एकदम साफ हो गया। कहने का तात्पर्य है कि पाइप की जो धारा है वो अपने आधार तल तक पहुंच गई, अब उससे ज्यादा कटाव नहीं करेगी वो पाइप की जो धारा है ना। तो ऐसे नदियां जो है आधार तल तक पहुंच जाती हैं तो कटाव नहीं करती हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा नदी अपहरण की घटना। तो आज हमने अपवाह के संबंध में अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप को समझा, अपवाह तंत्र की विस्तार से चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम अपवाह प्रतिरूप के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको यदि क्लास अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।